हेलो फ्यूचर ऑफिसर, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम लोगों ने इसका एक क्लास कंप्लीट कर लिया है और आज हमारी दूसरी क्लास है। तो पहले क्लास से हम कुछ पूछ लें, आप लोग बता देंगे। तो चलिए बताइए। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो प्रवर्तनीय है या अप्रवर्तनीय है। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिएगा। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना था, हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से, क्योंकि हमें आज से आर्टिकल स्टार्ट करना था। पहले आते हैं आर्टिकल 36। देखिए आर्टिकल 36 में क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा बताई गई है। और राज्य की परिभाषा एक और जगह कहाँ बताई गई है? आर्टिकल 12 में, यानी कि मूल अधिकार में भी राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो जो परिभाषा आर्टिकल 12 में दिया गया है वही परिभाषा यहाँ भी होगा, यानी कि राज्य की जो परिभाषा मूल अधिकार में आर्टिकल 12 में बताया गया है वही राज्य की परिभाषा कहाँ होगा? आर्टिकल 36 में भी होगा। तो वहां किसे किसे राज्य माना गया था ये मैं बोल के आप लोग को बता देती हूँ, ठीक है। जैसे संसद हो गया, केंद्र सरकार हो गई, राज्य विधानमंडल हो गया, राज्य की सरकार हो गई, स्थानीय प्राधिकारी हो गए, अन्य प्राधिकारी, ये सब क्या होंगे? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इनको क्या माना जाएगा? राज्य माना जाएगा। और ऐसी संस्थाएं जो सार्वजनिक हित में काम करती हों उनको भी राज्य माना जाएगा। ऐसी संस्थाएं जो राज्य से वित्त मतलब सरकार से वित्त प्राप्त करती हो, केंद्र से या राज्य से, उनको भी राज्य माना जाएगा। ऐसी संस्थाएं जो क्या करती हो? प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करती हो, उनको भी राज्य माना जाएगा। तो यहाँ राज्य की परिभाषा वही दिया गया है जो आर्टिकल 12 में है। तो इसको हम लोग लिखेंगे नहीं। क्या है यहाँ? राज्य की परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा, ठीक है। आर्टिकल 12 में क्या किया गया? राज्य की परिभाषा, ठीक है। अब आर्टिकल किस आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 37 इसमें क्या है? तो इसमें ये कहा गया है आर्टिकल 37 में कि डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। डीपीएसपी क्या है? अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय है, लेकिन और क्या है? शासन में मूलभूत है। शासन में मूलभूत है। इसका क्या मतलब है? अप्रवर्तनीय और शासन में मूलभूत है, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, अप्रवर्तनीय का मतलब है जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या था? हमारा प्रवर्तनीय था, यानी कि अगर सरकार उसको छीनने का काम करती है, हमारे मूल अधिकारों को या कम करने का काम करती है, तो क्या करते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। अब वहां हम जाके कह सकते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, हमें वो वापस चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो दिलवा सकता है। लेकिन डीपीएसपी जो है वो क्या है? अप्रवर्तनीय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से इसे हम जबरदस्ती जाके राज्य से नहीं मान सकते हैं। ये राज्य के ऊपर है कि राज्य के पास जब व्यवस्थाएं होंगी, जब संसाधन उपलब्ध होंगे तो राज्य हमें देगा, नहीं तो क्या है? नहीं देगा। और इसे हम जोर जबरदस्ती से नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ शासन में मूलभूत का क्या मतलब है? शासन में मूलभूत का मतलब ये है कि राज्य जब भी कोई कानून बनाएगा, जब भी कोई योजनाएं लाएगा, तो क्या रखेगा? ध्यान रखेगा कि डीपीएसपी को उसमें शामिल करें, ठीक है। शासन में मूलभूत का यही मतलब है कि जब भी राज्य कोई कानून बनाए, कोई योजनाएं बनाए, तो इन बातों का उसमें ध्यान रखे। किन बातों का? जो हम आगे आर्टिकल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ मूलभूत का मतलब ये हो गया। और ये क्या है? अप्रवर्तनीय है, ठीक है, न्यायोचित नहीं है, इसे हम जाके जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं। उसके बाद किस पे आते हैं? उसके बाद आते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में दो बात है, देखिए। पहली,
और दूसरी। पहले में क्या कहा गया है? तो पहले में कहा गया है राज्य जो है वो सामाजिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा। स्थापित स्थापित करेगा। और दूसरे में क्या कहा गया है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा। और दूसरे में कहा गया है कि राज्य जो है, राज्य क्या करेगा? आय, सुविधा और अवसर की समानता स्थापित करेगा। राज्य क्या करेगा? समाज। आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 38 में दो बातें कही गई है। पहली बात, राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा। और आप लोग बताइए ये और कहाँ पे कहा गया है कि राज्य जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। और दूसरे में क्या कहा गया है? 38(2) में ये कहा गया है कि राज्य जो है वो आय, सुविधाओं का और क्या करेगा? अवसर की समानता स्थापित करेगा। इसका क्या मतलब है कि आय यानी कि गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम करने का काम करेगा। सुविधाओं हर किसी को देगा। ये नहीं कि किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो सरकार उसको ज्यादा सुविधाएं देगी, किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको सरकार सुविधा नहीं देगी। ऐसा राज्य नहीं करेगा। सबको एक समान सुविधा उपलब्ध कराएगा। और क्या करेगा? अवसर, सबको एक समान अवसर देगा। ये नहीं है कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो उसको नौकरी में सबसे पहले रख लिया जाए, किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको नौकरी से बाहर कर दिया जाए। ऐसा नहीं करेगा। क्या करेगा? और एक समान अवसर देगा कि आप लोग परीक्षा पास करें, उसके आधार पे क्या करें? नौकरी ले। तो क्या करेगा? आय, सुविधा और अवसर की समानता स्थापित करेगा राज्य। ठीक है। ये कहा गया है आर्टिकल 38 में। तो देखिए इसे याद भी हमें करना है क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए, आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है कि डीपीएसपी जो है वो अप्रवर्तनीय है और क्या है? शासन में मूलभूत है। आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 38 में दो बातें कही गई हैं कि पहला, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा और दूसरा, आय, सुविधा और अवसर की समानता स्थापित करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, याद करते चलेंगे यहीं पे ताकि बाद में याद करने की जरूरत ना हो। अब किस पे आते हैं? आर्टिकल 39। आर्टिकल 39। अब देखिए आर्टिकल 39 में बहुत सारी बातें बताई गई है, मतलब 6 बात बताई गई है आर्टिकल 39 में। फिर एक आर्टिकल संशोधन के द्वारा भी जोड़ा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल 39 में। तो सबसे पहले आर्टिकल 39A। अच्छा, मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट करती हूँ आप लोग को। देखिए, जो स्मॉल ए आता है और कैपिटल ए, स्मॉल ए मतलब कोई आर्टिकल है और उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें बताई गई है तो उसको कैसे हम बताते हैं? स्मॉल ए स्मॉल बी के द्वारा। ठीक है, और जो बाद में जोड़ा गया है उसको हम लोग कैसे बताते हैं? कैपिटल ए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल ए, इसमें क्या कहा गया है? मैं सबसे पहले पूरा लिख देती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ। राज्य स्त्री राज्य देखिए आर्टिकल 39 में क्या कहा गया है? राज्य
स्त्रियों व पुरुषों को राज्य स्त्रियों व पुरुषों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराएगा। साधन उपलब्ध कराएगा। दूसरा क्या कहा गया है? दूसरे में कहा गया है कि राज्य देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करेगा। जनहित में प्रयोग नहीं, उपयोग करेगा। उपयोग करेगा। और क्या बताया गया है? राज्य को जो भी आय प्राप्त होगी, जो भी आय प्राप्त होगी उसका सकेंद्रण नहीं करेगा। सकेंद्रण नहीं करेगा। राज्य को जो भी आय प्राप्त होगी उसका सकेंद्रण नहीं करेगा। उसके बाद स्त्रियों या पुरुषों के लिए, स्त्रियों व पुरुषों के सामान्य कार्य का सामान्य वेतन मिलेगा। सामान्य कार्य का समान वेतन। ठीक है, कितना हो गया? 4। उसके बाद राज्य जो है नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। राज्य क्या करेगा? नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। और क्या करेगा? बचपन व यौवन को शोषण से बचाएगा, शोषण से संरक्षित करेगा। चलिए देखिए, ये 6 बातें कही गई हैं आर्टिकल 39 में। ये हो गया आर्टिकल 39, ये हो गया बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, 1 मिनट बस रुक जाइए, मैं चेक कर लूं। देखिए, आर्टिकल 39A में कहा गया है कि राज्य स्त्रियों व पुरुषों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। यानी क्या करेगा? उनको रोजगार की व्यवस्था करेगा उनके लिए। दूसरे में क्या कहा गया है? 39B में कहा गया है कि राज्य देश के संसाधनों का क्या करेगा? जनहित में प्रयोग करेगा, जनता के हित के लिए उपयोग करेगा। तो राज्य ऐसा करता है कि नहीं? बहुत सारी योजनाएं लाता है नागरिकों के लिए, जैसे आयुष्मान योजना हो गया, स्वास्थ्य के लिए कन्या सुमंगला योजना हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, बहुत सारी योजनाएं लाता है राज्य। ठीक है, राज्य देश के संसाधनों का जनहित में उपयोग करेगा। यानी कि देश के जो संसाधन है उसका उपयोग क्या करेगा? राज्य जनता के हित में करेगा, अपने हित में नहीं करेगा।
राज्य को जो आय प्राप्त होगी उसका संकेंद्रण नहीं करेगा, यानी कि उसका क्या करना है, विकेंद्रीकरण करना है। उसको सकेंद्रण यानी कि एक जगह इकट्ठा नहीं करना है, उसको सभी के पास पहुंचाना है, विकेंद्रीकरण करना है। ठीक है। आर्टिकल डी में कहा गया है सॉरी, स्त्रियों व पुरुषों के लिए सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मान लीजिए कहीं कंपनी में एक काम करते हैं, फाइल ले जाने का, इधर से उधर काम करते हैं, और कोई एक और है, लड़का है, वो भी फाइल ले जाने का काम करता है, लेकिन वो 8 घंटे काम करता है, मैं 5 घंटे काम करती हूँ। तो क्या दोनों के काम एक समान है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, दोनों वो काम कर रहे हैं कि फाइल ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन काम के घंटे में तो डिफरेंट है ना। तो क्या होना चाहिए, काम का घंटा भी यानी कि समय भी एक समान होना चाहिए और कार्य भी एक समान होना चाहिए, तभी क्या होगा, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। तो राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है कि नहीं? क्या करता है राज्य, बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जिससे क्या हो, जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब लोग हैं, उनके स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। यानी कि क्या करेगा राज्य, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा और बचपन और यौन को शोषण से संरक्षित करेगा। बचपन, कोई बच्चा है उससे हम बहुत सारा काम करवा ले तो उससे राज्य बचाएगा। कोई महिला है कहीं काम कर रही है तो वहां उसका शोषण हो रहा है तो उससे बचाएगा। तो राज्य क्या करेगा, बचपन और यौन का संरक्षण करेगा, उनको किसी को परेशान नहीं करने देगा। ठीक है। ये सारी बातें 39 में कही गई हैं। और ये इसमें से ये स्त्रियों और पुरुषों के लिए सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, ये तो कई बार यूपीपीसीएस में पूछ चुका है। तो ये जो 6 है ना, ये आप लोग एकदम याद रखिएगा। चलिए मैं याद करवा देती हूँ। 39 के ए में क्या कहा गया है कि राज्य जो है स्त्रियों या पुरुषों के लिए सॉरी, राज्य 39 ए में क्या कहा गया है कि राज्य जो है स्त्रियों या पुरुषों के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। दूसरे में कहा गया है कि देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करेगा, जनता के हित में प्रयोग करेगा। सी में क्या कहा गया है, सी में कहा गया है कि जो राज्य को जो आय प्राप्त होगी उसका सकेंद्रण नहीं करेगा, उसका क्या करेगा, विकेंद्रीकरण करेगा। उसके बाद स्त्रियों व पुरुषों के लिए सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, यानी कि आपका टाइम भी समान होना चाहिए, कार्य भी समान होना चाहिए, तभी आपको सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाएगा। राज्य क्या करेगा, नागरिकों के स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराएगा। उसके बाद डी में एफ में क्या कहा गया है कि राज्य बचपन और उनका क्या करेगा, संरक्षण करेगा। ये 6 बातें 39 में कही गई हैं। अब हम आते हैं 39 ए। 39 ए को क्या किया गया है, बाद में जोड़ा गया है। तो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है इसे, 39 ए को, तो किसके द्वारा जोड़ा गया है, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। क्या था, मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। ठीक है। इसे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसे 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है ये कि राज्य जो है वो हाँ, इसमें कहा गया है कि राज्य जो है सामान्य न्याय और निशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराएगा। क्या, सामान्य न्याय और निशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराएगा।
राज्य क्या है, सामान्य न्याय देगा, यानी कि जिनके पास पैसे नहीं है उनको भी चोरी करने पे उतना ही दंड दिया जाएगा। जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं अगर वो भी लोग चोरी करते हैं तो जो सजा उनको दी जाएगी वही सजा जो जिनके पास पैसे नहीं है उनको भी दी जाएगी। ये नहीं कि उनके पास पैसे हैं तो उनको चोरी पे छोड़ दिया जाए और जिसके पास पैसे नहीं है अगर उसने चोरी कर लिया जाए तो उसको मौत की सजा दे दी जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अगर सामान्य न्याय दिया जाएगा, सबको सामान्य न्याय दिया जाएगा। और क्या, निःशुल्क विधिक सहायता, जिनके पास पैसे हैं वो तो बड़े बड़े वकील रख सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है क्या वो न्याय से वंचित रह जाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ क्या कहा गया है कि राज्य जो है वो निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहाँ राज्य करता है कि नहीं? आपको क्या करता है, जब किसी के पास पैसे नहीं रहते हैं तो उनको सरकारी वकील राज्य की तरफ से मिलते हैं। तो ये यही बात कहा गया है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि सबको सामान्य न्याय दिया जाएगा और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। ये कहा गया है आर्टिकल 39 में। अब आते हैं आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40, एक मिनट रुक जाइए बस। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। और इस आर्टिकल को लेके मतलब ग्राम पंचायतों के गठन को लेके दो लोगों में बहुत सारा विवाद हुआ। किन दो लोगों में? गांधी जी में और अंबेडकर जी में। विवाद क्यों हो रहा था? गांधी जी कह रहे थे कि नहीं पंचायतें होनी चाहिए और अंबेडकर जी कह रहे थे कि नहीं पंचायतें नहीं होनी चाहिए। अब पहले गांधी जी का तर्क समझते। गांधी जी क्यों कह रहे थे कि पंचायतें होनी चाहिए? गांधी जी कह रहे थे कि भारत जो है वो क्या है, गांवों का देश है। अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो गांव को विकसित करना होगा और गांव को विकसित करने के लिए पंचायतें चाहिए। तभी हम गांव के पास कुछ पैसे भेज सकते हैं, तभी वहां क्या होगा, विकास हो पाएगा। ये था गांधी जी का तर्क। अंबेडकर जी का तर्क क्या था कि नहीं, ग्राम पंचायतें अगर आ जाएंगी तो भ्रष्टाचार का एक और लेवल आ जाएगा और लोग क्या करेंगे, लोग जो पैसे जाएंगे वो जनता के हित में उपयोग नहीं करेंगे, उसका अपने हित में प्रयोग करेंगे और भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ जाएगा। बात तो अंबेडकर जी की भी सही थी और बात तो गांधी जी की भी सही थी। तो यहाँ क्या हुआ, अंबेडकर जी ने कहा कि अगर हमने 100 रुपए अगर भेजे ना तो उसमें क्या होगा, 99 वो खा जाएंगे, एक ही रुपए गांव वालों को मिलेगा। तो क्या होगा, पैसे की बर्बादी होगी। और दूसरा, गांधी जी ने क्या कहा कि कम से कम 1 रुपए ही सही लेकिन गांव को मिलेगा तो सही। पंचायतों के आने के बाद से अगर ये पंचायतों का गठन नहीं किया गया तो वो 1 रुपए भी गांव को नहीं मिलेगा और गांव का विकास नहीं हो पाएगा। तो किसका तर्क यहाँ पे भारी था, गांधी जी का। कि बात तो सही है कि जो ठीक है कि अगर केंद्र की तरफ से 100 रुपए भेजे गए, अगर बीच में 99 रुपए खर्च भी हो गए, वो लोग खा भी गए तो कितने, 1 रुपए ही सही लेकिन गांव के पास 1 रुपए पहुंचे तो सही, गांव में वो उपयोग तो हुआ, गांव का उससे कुछ विकास तो हुआ। अगर वो 100 रुपए भेजे भी नहीं जाएंगे तो वो 1 रुपए भी गांव के पास नहीं पहुंचेगा, जिससे क्या होगा, गांव पिछड़े हो जाएंगे, जिससे देश का विकास नहीं हो सकता है। अब भारत देश में लगभग 70% लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो गांव का विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इन दोनों लोग के विवाद को खत्म करने के लिए किसी ने बोला कि ठीक है, आप दोनों की बात तो बिल्कुल सही है, इसको हम मूल अधिकार ना बना के डीपीएसपी में रख देते हैं। जब भी राज्य के पास ऐसे संसाधन आ जाएंगे, जब भी राज्य के पास पूरी व्यवस्था होगी कि वो पंचायतों का गठन कर सकता है तो राज्य उसको करेगा और जब तक नहीं होगा तब तक हम इसको डीपीएसपी में रखते हैं। बात तो बोले गांधी जी को भी समझ में आया कि ठीक है, क्योंकि अभी जब हम आजाद हुए थे तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम पंचायतों के लेवल पे भी क्या करें, जाके इलेक्शन करवा सकें। तो गांधी जी भी मान गए इस बात के लिए कि ठीक है, इसको हम डीपीएसपी में ही रखते हैं। तो ये आर्टिकल 40 में रखा गया ग्राम पंचायतों का गठन। और सबसे पहली बार आप बता सकते हैं कि इसे लागू कहाँ कराया गया, तो 1959 में। कहाँ पे, राजस्थान में, नागौर जिले के
बगदरी गांव में लागू किया गया, लागू किया गया। कब? 2 अक्टूबर को। सबसे पहली बार 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में ग्राम पंचायत को सबसे पहली बार लागू किया गया। कब? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्या है? गांधी जयंती है। क्योंकि गांधी जी ने इसे कहा था, इसलिए इसे 2 अक्टूबर के दिन लागू किया गया। और दूसरा कौन सा राज्य है जो उसे ग्राम पंचायतों को अपनाए? तो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश ने पंचायतों को अपनाया था। ठीक है। और कहाँ कहाँ पे पंचायतें नहीं है अभी? कहाँ कहाँ पे नहीं है? तो देखिए, दिल्ली में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, और कहाँ नहीं है? मिजोरम में नहीं है। ठीक है, दिल्ली में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है। यहाँ क्या है? ग्राम पंचायतें नहीं है। और देखिए, ग्राम पंचायतों के बारे में जो डिटेल है जब वो आएगा तब हम पढ़ेंगे। यहाँ हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। आप लोग लिख लीजिए पहले। चलिए, अब इसे देते हैं हटा। अब हम आते हैं आर्टिकल 41 पे। आर्टिकल 41, इसमें क्या कहा गया है? कुछ दशाओं में, क्या कहा गया है इसमें? कुछ दशाओं में शिक्षा, रोजगार, और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। प्राप्त, कुछ दशाओं में शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सहायता प्राप्त का अधिकार। अच्छा, ये कुछ दशाओं में क्या क्या है? बेरोजगारी में, बेरोजगारी में, और किसमें? वृद्धावस्था में, वृद्धा अवस्था में, और किसमें? बीमारी में, बीमारी में, और किसमें? किस किस में? बेरोजगारी में, वृद्धावस्था में, बीमारी में, और किसमें? दिव्यांगता में। देखिए, कुछ दशाओं में राज्य क्या करेगा? शिक्षा उपलब्ध कराएगा, रोजगार उपलब्ध कराएगा, और क्या? सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराएगा। और ये कुछ दशाएं कौन सी दशाएं हैं? ये दशाएं हैं जैसे कि बेरोजगारी में। बेरोजगारी में क्या करेगा? राज्य जो है वो रोजगार की व्यवस्था करेगा। जैसे कि राज्य मनरेगा, मनरेगा के तहत बहुत सारे लोगों को क्या करता है? राज्य रोजगार प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो राज्य क्या करेगा? जो लोग बेरोजगार होंगे उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेगा। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में किसी को पढ़ने का मन कर दिया तो उनको भी शिक्षा उपलब्ध कराएगा। जब तक चाहें आप तब तक पढ़ सकते हैं। और क्या करेगा? वृद्धावस्था के लिए और क्या करता है राज्य? पेंशन देता है ताकि वृद्धों की सहायता हो सके। बीमारी, बीमारी में भी आप लोग को सहायता प्रदान करेगा। क्या सहायता प्रदान करता है राज्य? जैसे कि आयुष्मान कार्ड योजना। आयुष्मान कार्ड के तहत क्या करता है राज्य? पैसों की छूट देता है कि जैसे आपके पास पैसे नहीं है तो आप तब भी इलाज करवा सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था करता है राज्य ताकि आपका इलाज हो सके। और क्या करता है? दिव्यांगता, दिव्यांगता में अगर आप दिव्यांग है तब भी आपके लिए संसाधन उपलब्ध कराएगा। सार्वजनिक सहायता, सार्वजनिक सहायता का क्या मतलब हुआ कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो जैसे कि दिव्यांग लोग जाते हैं, वो सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकते हैं तो उनके लिए रेलवे स्टेशन पे क्या करेगा? स्लीपर बनाएगा ताकि उनको चढ़ने में उस पर दिक्कत ना हो। तो राज्य ये प्रोवाइड करेगा उन्हें। क्या करेगा? कुछ दशाओं में शिक्षा,
रोजगार और सर्वांगीण सहायता उपलब्ध कराएगा। और कुछ दशाएं कौन सी हैं? कुछ दशाओं में जैसे कि बेरोजगारी हो गई, बेरोजगारी में रोजगार की व्यवस्था करेगा, वृद्धावस्था में पेंशन देता है, बीमारियों में आयुष्मान कार्ड के तहत, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के तहत क्या करता है, इलाज हमें उपलब्ध कराता है। उसके बाद दिव्यांग अवस्था में भी हमें सर्वांगीण सहायता उपलब्ध कराता है। तो राज्य ये सारी चीजें देगा, लेकिन नहीं देगा तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे कि राज्य हमें ये नहीं दे रहा है? इसमें बोला गया है डीपीएसपी में कि राज्य हमें ये चीजें देगा, हमें स्वास्थ्य की व्यवस्था हमारे लिए करेगा, हमारे लिए क्या करते हैं, सर्वांगीण सहायता उपलब्ध कराएगा, हमारे लिए हॉस्पिटल बनाएगा, हमारे लिए क्या कहते हैं, एजुकेशन की व्यवस्था करेगा। क्या आप कह सकते हैं जाके कि डीपीएसपी में ये कहा गया है राज्य को करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भगा देगा, जाओ यहाँ से, हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अप्रवर्तनीय है, सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं दिला सकता है। ये किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि राज्य को मन करेगा तो वो देगा और नहीं मन करेगा तो वो नहीं देगा। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 42। आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है कि कार्य न्याय संगत हो, मानवोचित दशाओं से परिपूर्ण हो, दशा से परिपूर्ण हो, और क्या हो, और महिला को प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। देखिए, कार्य न्याय संगत होना चाहिए, मानवोचित दशाओं से परिपूर्ण होना चाहिए, और क्या, महिलाओं को प्रसूति सहायता दिया जाएगा। कार्य न्याय संगत का मतलब क्या है कि मान लीजिए हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां बहुत सारी गंदगी है, हम सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या हम ऐसा काम करना चाहिए? राज्य नहीं, राज्य क्या करेगा, वो काम को ऐसा करेगा कि हम, ठीक है हम वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम करने लायक तो होना चाहिए, वो जगह करने लायक तो होनी चाहिए। तो क्या करेगा वहां? न्याय संगत कार्य होना चाहिए, मानवोचित दशाओं से परिपूर्ण होना चाहिए, और महिलाओं को प्रसूति सहायता दिया जाना चाहिए। प्रसूति सहायता क्या मतलब है? गर्भावस्था में महिलाओं को क्या होना चाहिए? प्रसूति सहायता मिलना चाहिए, उनको आराम करने के लिए टाइम दिया जाना चाहिए। क्या कोई भी महिला 8वें 9वें महीने में जाके जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको कितनी सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं? क्या वो काम जाके कर सकती है? अगर कोई महिला जाके कहीं पे ईंट ढोने का काम कर रही है तो क्या वो 8वें महीने में 9वें महीने में ईंट ढो पाएगी? बहुत से लोग मजबूरी में ढोते भी हैं, लेकिन क्या वो सही है उसके और उसके बच्चे के लिए? नहीं, नहीं सही है। और क्या बच्चा होने के तुरंत बाद वो अपने बच्चे को छोड़ के काम पे वापस आ सकती है? नहीं। तो यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ 6 महीने दिए गए हैं कि महिलाओं को प्रसूति सहायता में 6 महीने की छुट्टी दी जानी चाहिए। ठीक है, और पुरुषों को कितने दिनों का मिलता है? पुरुषों को भी 15 दिनों का मिलता है। अब पुरुषों को क्यों मिलता है ये 15 दिन? ताकि वो अपनी वाइफ का, अपने बच्चे की माँ का क्या करे? देखभाल कर सके। इस कार्य के लिए पुरुषों को भी 15 दिन का दिया जाता है, और महिलाओं को कितने दिनों का दिया जाता है? तो 6 महीने का, ताकि उसका बच्चा इतना बड़ा हो जाए कि वो घर पे उसे छोड़ के आराम से आ सके, या अपने साथ भी ला रही है तो बच्चे को कहीं पे भी आराम से रख के वो अपने काम को कर सके। और इन 6 महीनों में क्या होगा? उनकी बॉडी जो बहुत सारा पेन सहने की वजह से कमजोर हो गई रहती है, उसको भी क्या सके? आराम मिल सके, वो भी स्वस्थ हो सके। इसके लिए कितने टाइम मिलते हैं? 6 महीने की प्रसूति सहायता दी जाती है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, आज का मैं जितना भी पढ़ाई हूँ सब आपको रिवीजन करा देती हूँ। आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 37 में कहा गया है
कहा गया है कि डीपीएसपी जो होगा वो अप्रवर्तनीय होगा और शासन में क्या होगा, मूलभूत होगा। आर्टिकल 38 में दो बातें कही गई हैं। क्या? पहला, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराएगा। दूसरा क्या कहा गया है कि राज्य जो है आय, सुविधाओं और अवसर की समानता स्थापित करेगा और असमानता को समाप्त करेगा। आर्टिकल 39 में 6 बातें कही गई हैं। कौन कौन सी? पहले, राज्य स्त्रियों व पुरुषों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। 39 बी में क्या कहा गया है? 39 बी में कहा गया है कि देश का जो संसाधन है उसका जनहित में प्रयोग करेगा। 39 सी में कहा गया है कि राज्य को जो भी आय प्राप्त होगी उसका क्या करेगा, स्वकेंद्रण नहीं करेगा, उसका विकेंद्रीकरण करेगा। 39 के डी में क्या कहा गया है? 39 के डी में कहा गया है कि राज्य जो है स्त्रियों व पुरुषों को सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन उपलब्ध कराएगा। ठीक है। 39 के डी में कहा गया है कि राज्य जो होगा, डी हो गया। 39 के ई में कहा गया है कि राज्य लोगों के यानी कि नागरिकों के स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। 39 के एफ में कहा गया है कि राज्य बचपन को और यौवन को क्या करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा। अब 39 ए जो है उसको, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। 39 ए को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राज्य जो है वो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराएगा। 39 में कहा गया है। 40 में क्या कहा गया है? 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है और सबसे पहली बार इसे कहाँ लागू किया गया? तो राजस्थान में किया गया। कब? 1959 में। कब? 2 अक्टूबर को। कहाँ पे? नागौर जिले में, बगदरी गांव में। आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है कि राज्य कुछ दशाओं में, जैसे कि बेरोजगारी में, वृद्धावस्था में, बीमारी में, दिव्यांगता में क्या करेगा? शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 41 में कहा गया है। आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 42 में कहा गया है कि राज्य जो होगा वो कार्य जो है न्याय संगत होना चाहिए, जो भी कार्य देगा वो न्याय संगत होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? मानवोचित दशाओं से परिपूर्ण होना चाहिए। और स्त्रियों के प्रसूति सहायता में क्या मिलना चाहिए? उनको छुट्टी दी जानी चाहिए। और ये देखिए, प्रसूति सहायता से भी यूपीएससी तक में क्वेश्चन आ चुका है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, और जो भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको दोबारा बता दूंगी। और जो भी मैंने गलती से गलत बता दिया हो उसको भी आप लोग बता सकते हैं, मैं उसे सही कर दूंगी। तो ऐसे ही वीडियो को देखिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।